A very good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, class. ma'am. Good afternoon. बेटा आज हम लोग मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास में कल हमने पढ़ा था कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट हमें किस सिचुएशन में लगाना है, नॉन पैरामीट्रिक हमें किस सिचुएशन में लगाना है, और बेसिकली दोनों ही प्रकार के टेस्ट में यानी नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब कल हमने जान लिया। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे टी टेस्ट, जो कि एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। सभी लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। स्क्रीन आपको विजिबल है? मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं आप सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टी टेस्ट के बारे में। स्मॉल टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट, जो टी टेस्ट है उसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था विलियम सेली गॉसेट ने, जिसको आप लोग कभी पढ़ते होंगे, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है WS गॉसेट। ठीक है, ये अपना उपनाम लिखते थे स्टूडेंट टी। ठीक है, स्टूडेंट टी जैसे हम सभी लोग का ना एक पेन नेम होता है ना, एक कुछ हम लोग नाम रख लेते हैं, उसी तरह विलियम सेली गॉसेट ने अपना उपनाम जो प्रकाशन करते थे वो स्टूडेंट टी नाम से करते थे, और इसीलिए टी टेस्ट को कभी कभी आप स्टूडेंट टी टेस्ट नाम से भी देखोगे। जैसे कभी कभी आपके एग्जाम्स में स्टूडेंट टी टेस्ट आता है तो इसका मतलब सिंपली वही टी टेस्ट की बात की जा रही है। ठीक, अब टी टेस्ट का क्या कार्य है? तो टी टेस्ट इज यूज्ड to test the significant difference between two sample means। इसको आप लोग इस तरह से समझो कि टी टेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? टी टेस्ट का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर हमें दो सैंपल्स मीन के बीच जो डिफरेंस है उसको चेक करने का होता है कि वो डिफरेंस जो उनमें दिखाई दे रहा है वो सिग्निफिकेंट है अथवा नहीं है। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे मान लो हमें क्या करना है, हमें जैसे बात होती रहती है, आप लोग देखते हो हंसी मजाक में भी हम लोग कहते हैं कि लड़कियों का मैथमेटिक्स अचीवमेंट थोड़ा सा कम होता है लड़कों से, लड़कियां कहती हैं लड़कों का ज्यादा होता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में काफी चर्चा होती है। अब मान लो कोई रिसर्चर है, वो इसी पर अपना रिसर्च करना चाहता है कि क्या लड़कियों के मैथमेटिक्स अचीवमेंट और लड़कों के मैथमेटिक्स अचीवमेंट में कोई अंतर है, क्या वाकई में कोई अंतर है। तो वो क्या करेगा, जैसे मालूम है 9th क्लास के स्टूडेंट्स को अपने सैंपल में सिलेक्ट किया, ठीक, जिसमें बॉयज भी थे गर्ल्स भी थे। हमने एक पर्टिकुलर एकेडमिक मैथमेटिक्स अचीवमेंट कोई स्टैंडर्डाइज्ड यूज कर लिया, या आपने खुद बना के उसको फिर उसके नॉर्म्स प्रिपेयर किए तब यूज किया। तो जैसे मान लो हमने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मैथमेटिक्स अचीवमेंट का यूज किया उस पॉपुलर सैंपल पे जिसमें कि लड़के और लड़कियां दोनों थी। ठीक, अब आपके पास क्या हो गया, आपको क्या, आपका मेन मुद्दा क्या है, आपने जो ऑब्जेक्टिव है आपका क्या करना, टू स्टडी द डिफरेंस ऑफ मैथमेटिक्स अचीवमेंट अमंग गर्ल्स एंड बॉयज। तो इसके लिए आपने मान लीजिए नल हाइपोथेसिस बनाई है। नल हाइपोथेसिस क्या बनाओगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस in mean scores of mathematics achievement in boys and girls of secondary schools। ठीक, यानी सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बालक और बालिकाओं के मैथमेटिक्स अचीवमेंट में में सार्थक अंतर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हाइपोथेसिस बनाई, तो मैंने कहा कल हमने बात की थी कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं, वो टेस्ट होते हैं जो कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। तो इस केस में हमने क्या देखा कि हमें क्या चेक करना है, हमारे पास दो सैंपल हैं, एक बॉयज का है गर्ल्स का है, इनके मैथमेटिक्स अचीवमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी सार्थकता देखनी है कि क्या वाकई में क्या जो जितने भी पॉपुलेशन है उसमें क्या लड़कियों की ज्यादा होती है, मतलब लड़कियों और लड़कों की मैथमेटिक्स अचीवमेंट में क्या वाकई में अंतर होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं। टी टेस्ट यूज करने
के लिए क्या चाहिए आपको, 2 सैंपल्स चाहिए, ठीक है। 2 सैंपल्स के किसी एक वेरिएबल पे आप क्या करोगे, उनके डिफरेंट स्कोर्स होंगे आपके पास। आपको ये देखना होता है टी टेस्ट में कि जो बेसिकली 2 सैंपल्स हैं क्या उनके बीच में वाकई में डिफरेंस है या वो दोनों सेम है, ठीक। तो टी टेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल। मीन्स जैसे भी हमने बात की कि लड़के हैं एक ग्रुप में, एक सैंपल आपका लड़कों का है, एक सैंपल आपका लड़कियों का है। आपने क्या किया, लड़कों के मैथमेटिक्स अचीवमेंट मतलब मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई किया, बच्चों ने टेस्ट को किया, फिर आपने क्या किया, उसकी स्कोर्स निकाल लिए, फिर उन स्कोर्स को एक तरफ लिख लिया। इसी तरह लड़कियों पर भी आपने टेस्ट अप्लाई किया तो उनके जो भी स्कोर्स है उनको एक तरफ लिख लिया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, 2 सैंपल हो गए, एक बॉयज का और गर्ल्स का। किस चीज का सैंपल हो गया, एकेडमिक अचीवमेंट के स्कोर्स आपके पास आ गए। अब आपको ये टेस्ट करना है कि दोनों जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं उनके एकेडमिक अचीवमेंट में, मैथमेटिक्स में जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें क्या कोई डिफरेंस है, ठीक। तो उस स्थिति में हम हमेशा टी टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक। अब जो टी टेस्ट है उस टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे टी रेशियो भी बोला जाता है। टी रेशियो बोला जाता है बेसिकली जो टी टेस्ट है उसमें क्या होता है कि हम एक अनुपात की गणना करते हैं और उस गणना के आधार पर हमें हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है या रिटेन करनी, इस बात का निर्णय करते हैं, ठीक। तो टी रेशियो is the ratio of difference of 2 sample means and the standard error of this difference, ठीक। तो इसको इस फॉर्मूले से जल्दी समझ में आएगा आपको। ये फॉर्मूला आप देख सकते हो कि स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी बराबर है m1 डिफरेंस m2 अपॉन सिग्मा डी, ठीक। जहाँ पर m1 क्या है, आपका जो फर्स्ट सैंपल है, किसी को भी आप फर्स्ट या सेकंड सैंपल मान सकते हो। तो जो आपका बॉयज का सैंपल है उसका मीन जो भी कैलकुलेट करके आप जो बॉयज ने एकेडमिक अचीवमेंट अपना दिया है, स्कोर्स दिए हैं, स्कोर्स मिले हैं उन लड़कों को, उनका मीन निकाल लेंगे तो वो मान लिया m1 है। लड़कियों के जो अचीवमेंट स्कोर्स आए हैं उनका मीन आपने निकाली, वो मान लिया आपने m2 है। तो टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m1 डिफरेंस m2 करते हैं और फिर उसे सिग्मा डी से डिवाइड करते हैं, जहाँ पर सिग्मा डी क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स, ठीक है। आप सभी लोग, जब मैं अभी स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो जो भी फॉर्मूलेस आते हैं उससे अपने कॉपी में जिस पर भी आप नोट करना चाहें नोट करते चलें, ठीक। तो सिग्मा डी क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स। अब इसको आप समझो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स का क्या तात्पर्य है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 2 सैंपल की जिसमें कि बॉयज और गर्ल्स हैं, हमने दोनों पर ही मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट को अप्लाई किया है, बच्चों ने उस टेस्ट को कर लिया है और आपने उन बच्चों की टेस्ट पे बच्चों ने जो भी आंसर दिए उसके आधार पर उनकी स्कोरिंग कर ली है, ठीक। तो एक सैंपल आपका बॉयज का, उसमें आपने जैसे मान लो 20 लड़के लिए हैं और 20 लड़कियां ली हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे, आपके पास 20 लड़कों के वो मैथमेटिक्स अचीवमेंट स्कोर्स आ जाएंगे, ठीक। इसी तरह 20 लड़कियों के मैथमेटिक्स अचीवमेंट्स के स्कोर आ जाएंगे, ठीक। तो वहां से आपका m1 और m2 निकल आएगा, ठीक। अब सिग्मा डी कैसे निकलेगा, सिग्मा डी क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो एक पॉपुलेशन है, जैसे ये हमने जो टेस्ट अचीवमेंट ये अपना रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो कानपुर नगर पे कर रहे हैं, कानपुर नगर के 9th क्लास के बालक और बालिकाओं में हम ये रिसर्च कर रहे हैं, ठीक। तो आपने अपनी एक पॉपुलेशन निकाल ली, ठीक। अब उस पॉपुलेशन से जैसे मान लो आप लोग 16-17 बच्चे हो, ठीक है, उस सबका यही टॉपिक, मान लो सबने क्या किया, यही किया, सबने क्या किया, उसमें से अलग अलग तरीके से अपना अपना सैंपल ले लिया। तो जैसे 16 सैंपल आ गया, 16 सैंपल मतलब 16 के अंदर 20 लड़के, हर एक के अंदर 20 लड़के 20 लड़कियां या कुछ भी हो सकता है, 21 लड़के 18 लड़कियां, इस तरह से करके मान लो कई सारे, एक ही पॉपुलेशन से जब कई सारे सैंपल निकलते हैं, ठीक है। तो हर सैंपल में जैसे मान लो 20 लड़के 20 लड़कियां हैं, इसी तरह दूसरे सैंपल में 20 लड़के 20 लड़कियां, इसी तरह बहुत सारे सैंपल्स हैं, हर सैंपल का क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। जैसे बॉयज का, जैसे पहला जो सैंपल है उसमें बॉयज का m1 है और लड़कियों का m2 है, ठीक। इसी तरह दूसरे वाले सैंपल में कुछ और आप मान सकते हो
कि M3 है और M4 है। इसी तरह तीसरे में लड़के लड़कियों का क्या है, M5 है मीन और M6 है। ठीक, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स का मतलब ये है सिंपली, जैसे एक जो आपने लिया है लड़के लड़कियों का सैंपल लिया है, उसमें आपने लड़कों का मीन निकाला, लड़कियों का मीन निकाला, उसका डिफरेंस किया तो वो भी स्कोर होगा। जैसे मान लो लड़कों का स्कोर आ रहा है लड़कों का मीन स्कोर आ रहा है 20, उनको मैथमेटिक्स अचीवमेंट में उनका जो माध्य है वो 20 है, 20 आ रहा है। ठीक, वहीं लड़कियों का कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5। इसी तरह एक दूसरा सैंपल है, दूसरे सैंपल में भी मान लो 10 लड़के और 12 लड़कियां ली गई। लड़कों का अचीवमेंट जो मीन अचीवमेंट स्कोर आया वो कितना आया, मान लो 25 आया। इस केस में लड़कियों का कितना आया, 23 आया। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों के मीन में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 2 हो गया। पहले में 5 था। ठीक है, हर सैंपल में हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनके मीन अचीवमेंट्स को डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है आप किसी जो बड़े में से छोटे को घटा सकते हो, यहाँ पर माइनस साइन की कोई बात नहीं होती है। ठीक, तो इसी तरह क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट जो आपने S1 S2 S3 S4 S5 सैंपल्स निकाले हैं उन सभी में लड़के लड़कियों की जो मीन अचीवमेंट्स है उनको माइनस कर दोगे, तो उससे भी क्या आएगा, एक स्कोर आएगा। डिफरेंस ऑफ टू मीन्स का एक स्कोर आ जाएगा। अब उस आपके पास क्या होंगे, जितने ढेर सारे सैंपल्स होंगे उसी तरह से उतने स्कोर्स भी आ जाएंगे। ठीक, तो वो जो स्कोर्स आएंगे जब हम उनका क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास स्कोर्स है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह जब हम एक ही पॉपुलेशन से कई सारे सैंपल निकालते हैं और उन सैंपल के जो मीन्स होते हैं, जो माध्य होते हैं, उनके डिफरेंसेस के द्वारा जो हमें स्कोर प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने बताया ना लड़के लड़कियों का, मान लो लड़कों का 20 आया, लड़कियों का 19 आया, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 का हो गया। इसी तरह दूसरे सैंपल में ये मीन अचीवमेंट स्कोर की बात कर रहे हैं, दूसरे सैंपल में आपके 12 लड़के थे और 18 लड़कियां थी, तो इन लोगों का मीन अचीवमेंट स्कोर पर जो डिफरेंस आया वो मान लो 2 आया। तो इसी तरह आपके पास 1 2 3 या जितने भी हैं क्या हो जाएंगे, स्कोर्स इस तरह के आ जाएंगे। तो जब आपके पास ढेर सारे स्कोर्स अवेलेबल है तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। नो मैम। ओके, ठीक है। तो टी रेशियो क्या होता है, बेसिकली जो टी टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, टी इज इक्वल टू M1 डिफरेंस M2 अपॉन सिग्मा टी, जहाँ पर M1 क्या है, आपके पहले सैंपल का मीन है, M2 दूसरे सैंपल, M2 दूसरे सैंपल का मीन है, और सिग्मा डी क्या है, M1 और M2 की जो डिफरेंसेस आए हुए हैं। प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। उनके जो M1 और M2 के जो डिफरेंसेस आए हैं उनसे जो आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। सभी बच्चे जब अगर किसी को कोई दिक्कत हुई तो वो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस डाल दे, जब मैं प्रेजेंटेशन ओवर कर लूंगी तो आपकी क्वेरीज को हैंडल कर लूंगी वहां पर। ठीक है, आप लोग तब तक के लिए अपना माइक म्यूट कर दो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो सिग्मा डी क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स, यानी जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं उन सभी में, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स का उदाहरण लिया, सबके क्या करेंगे, मीन्स का डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसके द्वारा हमारे पास कई तरह के स्कोर्स आ जाएंगे, उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स। इसके बाद ये बात करते हैं कि एजम्पशंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि टी टेस्ट क्या एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट के जो एजम्पशन होते हैं वही एजम्पशंस टी टेस्ट के भी होते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं कि टी टेस्ट हम किन परिस्थितियों में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है जैसे कि रैंडम ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमने जो पॉपुलेशन से, जैसे हमारी रिसर्च में पॉपुलेशन फिक्स हो जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को ड्रॉ आउट करते हैं पॉपुलेशन से। तो वो कैसा ड्रॉ आउट करेंगे, किस टेक्निक के थ्रू करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करेंगे। यानी जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें जितनी भी इकाइयां हैं सभी इकाइयों की सैंपल में आने की जो प्रायिकता है या जो चांस है वो इक्वल होता है, सभी को चांस मिल सकता है उसमें से अपने सैंपल में आने का। जब हम इस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रैंडम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए आवश्यक है कि आपने जो अपना सैंपल ड्रॉ आउट किया है वो कैसे किया हो,
रैंडम प्रोसेस के थ्रू किया हो। ठीक, नेक्स्ट है द सैंपल मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। वही पैरामीट्रिक टेस्ट की जो एजम्पशन है उसी को यहाँ पर लिखा गया है, क्या कि जिस भी पॉपुलेशन से आप सैंपल ड्रॉ आउट कर रहे हो वो कैसे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि एनपीसी को यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करता हो। यानी अगर हम लोग उस पॉपुलेशन का एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक फ्रीक्वेंसी कर्व खींचे तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, बेल शेप्ड लाइक कर्व होना चाहिए। अभी आप लोग आगे जब और फर्दर आगे हायर स्टडीज करोगे तो आप लोग देखोगे कि इन सारी जैसे कोई डेटा नॉर्मल है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, SPSS एक होता है, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स आपके होते हैं, जैसे आप लोग एक्सेल करते हो उसी की तरह ही होता है और बहुत ही एडवांस होता है, जिसमें क्या होता है, नॉर्मेलिटी टेस्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मेलिटी टेस्ट के थ्रू ये पता लगा सकते हो कि जो डेटा आपने लिया है, जो डेटा आपके पास है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो वहां से जांच हो जाती है, अगर नहीं होता है तो फिर हम वहां पर टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन must have equal variances. This condition is known as homogeneity of variances. That is, there should not be significant difference among the variances of different samples. यानी कि जैसे इसमें क्या करते हैं, टी टेस्ट में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो ग्रुप्स के मीन्स का अंतर का जो अंतर है उसका सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। ठीक है, यानी इस समय हमारे पास क्या है, दो सैंपल हैं, दो सैंपल के लिए हमारे पास डिफरेंट स्कोर्स होंगे। ठीक, अब जैसे हम बॉयज और गर्ल्स का ही फिर से एग्जाम्पल लेके चले कि हम बॉयज और गर्ल्स पर क्या करना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट को अप्लाई किया हुआ है, उनके स्कोर्स आ गए हैं, तो इस तरह से बॉयज के कुछ स्कोर्स हमारे पास आएंगे और इस तरह से गर्ल्स के कुछ स्कोर्स हमारे पास आए होंगे। ठीक है, जो बॉयज के स्कोर्स आए हुए हैं हमारे पास x1 x2 x3 अप टू x20 मान लीजिए, और इसी तरह बॉयज गर्ल्स के जो आए हैं जैसे y1 y2 y3 अप टू समथिंग 15 इस तरह से। ठीक है, तो कुछ स्कोर्स आ गए, तो अब इन स्कोर्स का अलग अलग हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएंसेस कहते हैं। ठीक, जैसे बॉयज का वेरिएंस आया है सिग्मा बी स्क्वायर, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग किसे दिखाते हैं, सिग्मा से, तो वेरिएंस को किसे दिखाएंगे, सिग्मा स्क्वायर से। अब बॉयज का है तो सिग्मा बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह एक नोटेशन की बात कर रहे हैं हम, इसी तरह गर्ल्स का क्या हो जाएगा, सिग्मा टी स्क्वायर। तो टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए ये आवश्यक है कि जो सिग्मा बी स्क्वायर है और जो सिग्मा जी स्क्वायर है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। यानी दोनों के वेरिएंसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल होने चाहिए, उनके बीच में स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। लास्ट एजम्पशन है कि द डेटा मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन इंटरवल और रेशियो स्केल्स। यानी जो भी डेटा आपके पास आया है, यानी आपने क्या किया, मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई किया है और आपके पास स्कोर्स आए, तो जैसे कल भी बात हुई थी इस बारे में, जैसे मान लिया आपका एकेडमिक अचीवमेंट जो मैथमेटिक्स अचीवमेंट जो टेस्ट है उसमें वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो 30 में से किसी को मिले होंगे 10 मिले होंगे, किसी को 20 मिले होंगे, किसी को 22 मिले होंगे, किसी को 21 मिले होंगे। तो ये जो हमें स्कोर्स मिले ये कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, ये कंटिन्यूअस है, इनको इंटरवल स्केल पे हम कह सकते हैं, इसको रेशियो स्केल पे मेजर कर सकते हैं। तो टी टेस्ट वहीं अप्लाई हो सकता है जहां पर आपका जो डेटा आपके पास है वो या तो इंटरवल स्केल में होना चाहिए या रेशियो स्केल में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका डेटा जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो और आपने अपना कुछ भी टूल अप्लाई किया और उसके द्वारा आपको क्या मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा हाईली इंटेलिजेंट है, मतलब हाई अचीवमेंट है, एवरेज अचीवमेंट है या लो अचीवमेंट है, जब इस तरह की कैटेगरीज में मिलकर अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो उस केस में हम यहाँ पर टी टेस्ट यूज नहीं कर सकते। टी टेस्ट यूज करने के लिए आवश्यक है कि जो आपके स्कोर्स आए हैं वो कैसे हो, कंटिन्यूअस हो, यानी वो इंटरवल और रेशियो स्केल्स में आप मेजर कर पाओ। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशंस हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। अब टी टेस्ट के प्रकार, टी टेस्ट कितना मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः टी टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का मतलब क्या है
It compares two independent groups of observation or measurement on a single characteristics. जैसे अभी तक जो हम वो लेके चले थे, एग्जाम्पल लेके चले थे कि हमारा स्टडी क्या है कि हमें बॉयज और गर्ल्स के मैथमेटिक्स अचीवमेंट पर स्टडी करनी है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बॉयज को ले रहे हैं और गर्ल्स को ले रहे हैं, और दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो कैसे आपस में जुड़े हुए नहीं कहीं से। हमने क्या किया, बॉयज का सिलेक्शन किया और इधर गर्ल्स का सिलेक्शन किया। बॉयज का जो सिलेक्शन है सैंपल में वो गर्ल्स पर डिपेंडेंट नहीं है, और जो गर्ल्स का सिलेक्शन है वो बॉयज पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट नहीं है। यानी दोनों ही क्या है, अपने अपने आप में इंडिपेंडेंट सिलेक्शन पाए हुए हैं। तो जब हम इस तरह के सैंपल पे टी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। जिससे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि टू कंपेयर मीन साइंस अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। यानी कि हमने क्या किया, क्लास 9 के मेल स्टूडेंट्स को ले लिया और फीमेल स्टूडेंट्स को ले लिया, और उनके मीन जो साइंस में मीन अचीवमेंट स्कोर है उसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। इंडिपेंडेंट बेसिकली इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो मेल का सिलेक्शन हुआ है और जो फीमेल का सिलेक्शन हुआ है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो कि आप मेल या फीमेल का लिया है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, कोई भी और डिफरेंट कैटेगरी इंडिपेंडेंट ले सकते हो। जैसे कि आप क्या करो, बैटमैन का एटीट्यूड देखना चाहते हो स्पोर्ट्स के प्रति, और बैट्समैन और बॉलर का देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक सैंपल में बैट्समैन को सिलेक्ट करोगे, एक उसमें सैंपल में बॉलर्स को सिलेक्ट करोगे। तो इस केस में भी क्या होगा कि बैट्समैन का जो सिलेक्शन है वो बॉलर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और जो बॉलर का सिलेक्शन है वो बैट्समैन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी दोनों जो सैंपल हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उनका जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से हुआ है। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब हम दूसरे टी टेस्ट की बात करते हैं। दूसरा टी टेस्ट क्या है हमारा, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, जैसे इस एक बार इसको आप लोग पढ़ लो। दिस टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द सैंपल्स आर डिपेंडेंट, दैट इज when there is only one sample that has been tested twice, or when there are two samples that have been matched or paired as is usually done in experimental research, ठीक है। अब डिपेंडेंट सैंपल जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा है और डिफरेंट डिजाइन पढ़ी है, तो उसमें आप लोग एक आपको लिखा होगा वन ग्रुप क्या करना है, अचीवमेंट पे देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास को हमने चयन कर लिया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, ठीक। मेथड ऑफ टीचिंग, जो नया मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई करना है उससे पहले एक बार उनके स्कोर्स, उन पर अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई करके उनके स्कोर्स प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन्हीं बच्चों को इंटरवेंशन प्रोग्राम देंगे, यानी उन्हीं बच्चों को न्यू मेथड ऑफ टीचिंग है उससे पढ़ाएंगे। उसके बाद जब हम थोड़े समय के लिए पढ़ा लेंगे तो फिर से उसी अचीवमेंट टेस्ट को फिर से उन्हीं बच्चों पर अप्लाई करेंगे और फिर स्कोर्स प्राप्त करेंगे। तो इस केस में क्या है, जो सैंपल है वो क्या है, एक ही बच्चों पर है, डिपेंडेंट है। जो दोनों सेट ऑफ स्कोर्स आपको मिले हैं वो डिपेंडेंट किस पे है, एक ही सैंपल पे, ठीक है। एक केस में हमने क्या किया है, इंटरवेंशन प्रोग्राम देने से पहले और इंटरवेंशन प्रोग्राम के बाद के स्कोर्स को हम ले लिया है। तो इस तरह के जो आप सैंपल लेते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट सैंपल्स। या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम क्या कर सकें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसी को मेजर करना चाहता है रिसर्चर। लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा। तो उस केस में हमें क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार से इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है। तो एक उसका मेथड है मैचिंग। मैचिंग में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमें इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें क्या करना है, कोई न्यू मेथड ऑफ टीचिंग का असर बच्चों पे देखना है, उनके अचीवमेंट पे देखना है। तो
बच्चों के अचीवमेंट पे मेथड ऑफ टीचिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जो कंपैरेटिवली जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसको कोई भी मेथड ऑफ टीचिंग से आप पढ़ाएं तो उसका अचीवमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा होगा। या किसी ने उस टॉपिक को पहले से पढ़ रखा है तो उसका असर भी पड़ेगा। तो इसमें इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में, कि हम क्या करें, पहले जो हमारा सैंपल हमने डिसाइड किया उस पर इंटेलिजेंस टेस्ट, वैसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट को एक इंटरवेनिंग वेरिएबल की तरह देख रहे हैं और उसे हमें कंट्रोल करना है। तो हमने क्या किया, जो सैंपल हमने अपना लेना है इंटरवेंशन प्रोग्राम के लिए, उस पर इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई कर दिया। ठीक, अब इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई किया और आपने क्या किया, उनको उनकी इंटेलिजेंस को मेजर किया और देख लिया कि कौन बच्चा हाई इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा एवरेज इंटेलिजेंट है और कौन बच्चा लो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो अब हमें ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो हमारे सैंपल में यानी क्या होने चाहिए, हाईली इंटेलिजेंट बच्चे भी होने चाहिए, एवरेज इंटेलिजेंट भी होने चाहिए और लो इंटेलिजेंट भी होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हमने सबकी इंटेलिजेंस स्कोर्स देख लिए। तो एक को स्कोर के करस्पॉन्डिंग दोनों ही ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 ग्रुप अगर हम लेके चल रहे हैं इस केस में, तो क्या करेंगे, एक कंट्रोल ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम इंटरवेंशन प्रोग्राम देंगे और कंट्रोल ग्रुप में नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो हमारे पास क्या है, उनकी इंटेलिजेंस के स्कोर्स हैं। जैसे मान लो 120 स्कोर पाने वाले 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो 120 स्कोर पाने वाले बच्चों, जो 10 बच्चे, उनमें से हम क्या करेंगे, 5 बच्चों को एक्सपेरिमेंटल में डाल देंगे और 5 बच्चों को कंट्रोल में डाल देंगे। इसी तरह मान लो लो इंटेलिजेंट वाले जो बच्चे हैं, उनमें 8 बच्चे ऐसे हैं जो लो इंटेलिजेंट के, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बच्चों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल देंगे और 4 बच्चों को कंट्रोल ग्रुप में डाल देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि दोनों ही ग्रुप्स में हर तरह के बच्चे हो जाएंगे। तो जो हमारा सैंपल होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर इंटेलिजेंस का जो इफेक्ट पड़ सकता था वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो उस केस में जब उस समय भी हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के अचीवमेंट स्कोर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर वहाँ पर डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हमने सैंपल का सिलेक्शन किया है उसमें हर एक के लिए, जैसे एक ग्रुप में हाईली इंटेलिजेंट तो दूसरे ग्रुप में भी उसकी करस्पॉन्डिंग एक हाईली इंटेलिजेंट बच्चा है। इस ग्रुप में अगर एक कोई लो बच्चा है तो इसी की करस्पॉन्डिंग दूसरे ग्रुप में भी क्या है, एक लो बच्चा वहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही सैंपल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इस केस में हम लोग डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। अब ये अभी तक आपने समझ लिया कि टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट का जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, टी टेस्ट हम लोग कब कब लगा सकते हैं, यानी क्या एजम्पशंस है टी टेस्ट के, और टी टेस्ट के कितने तरह के टी टेस्ट पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग नॉर्मली टी टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करो चाहे डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करो, इन दोनों ही टेस्ट को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स पहले से बनाए गए हुए हैं। उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें टी वैल्यू कैलकुलेट करने में या टी टेस्ट के थ्रू अपने रिजल्ट पर आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग एक के बाद एक स्टेप्स की बात करेंगे। ठीक, आप सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने स्टेप्स को थोड़ा लिखते जाओ, क्योंकि कल जब हम लोग क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोग को वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य क्या है, स्टेप 1, स्टेट द नल हाइपोथेसिस। सबसे पहला काम क्या है हमारा, शून्य परिकल्पना का फॉर्मुलेशन करना या शून्य परिकल्पना को बनाना। ठीक है, अगर जैसे मान लो हम क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, अभी जो इसको लेके चल लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, कि हम मेल्स और फीमेल्स के मैथमेटिक्स अचीवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक, तो उस केस में नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन मैथमेटिक्स अचीवमेंट स्कोर बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स या बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें नल हाइपोथेसिस को बनाना होता है। नल हाइपोथेसिस के अलावा आपने एक पढ़ी होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप लोग चाहो तो वहीं पर नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के साथ ही साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी क्रिएट कर सकते हो।
नल हाइपोथेसिस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, H नॉट से, ठीक है। नल हाइपोथेसिस बेसिकली क्या बताता है कि जो भी दो ग्रुप्स जिनके बीच में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो दोनों समान है। नल हाइपोथेसिस तो ये कहता है ना कि नल हाइपोथेसिस कहता है कि हमारे लिए जो दोनों सैंपल्स है वो एक समान है, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसे हमने स्टेट किया देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन मैथमेटिक्स अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के जो मैथमेटिक्स अचीवमेंट स्कोर का जो माध्य है उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को फ्रेम कर लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या है, डिसाइड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक। डिसाइड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी इस दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इस बात का निर्णय कर लेना है कि हम कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अपने स्टडी में मेंशन करेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि बिहेवियरल साइंसेस में बेसिकली हम लोग दो तरह के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करते हैं मोस्टली, एक 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और एक 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। वैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर ही हम अपनी नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या उसे रिटेन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लिया। सेकंड हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना रखना है, 0.01 रखना है या 0.05 रखना है। अब और भी कुछ रख सकते हो, लेकिन बेसिकली जो बिहेवियरल साइंसेज है उसमें से सबसे ज्यादा प्रेफर इन्हीं दो लेवल्स को किया जाता है। अब तीसरा काम हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ टू सैंपल मीन्स, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि टी टेस्ट का जो टी रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, m1 डिफरेंस m2 अपॉन सिग्मा टी। तो आपको मीन तो दे रखा होगा, या आप मीन कैलकुलेट कर लोगे m1 और m2, उसके अलावा क्या करना होगा, हमें स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेट करनी होगी। तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए आप लोग दो फॉर्मूले हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। पहला ये फॉर लार्ज सैंपल, यानी जैसे कि हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में लार्ज सैंपल किसे बोलते हैं, जब हमारा डेटा 30 या 30 से ज्यादा होता है। जब हमारे पास सैंपल साइज कितना होता है, 30 या 30 से ज्यादा होता है, तो हम कहते हैं हमारा सैंपल क्या है, बड़ा है। उस केस में स्टैंडर्ड एरर जो कि अभी आपने देखा था टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने देखा था टी इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन सिग्मा डी। तो हम अभी किस थर्ड स्टेप पे हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा डी को। अब अगर हमारा सैंपल साइज क्या है, लार्ज है, हमारा सैंपल साइज क्या है, लार्ज है, तो उस केस में सिग्मा डी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, आप लोग देख सकते हो और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। सिग्मा डी इज इक्वल टू अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2, ठीक। जहाँ ये जो क्वांटिटीज है, हमने हमेशा कहा है कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं, तो पहले तो इस फॉर्मूला में इसको ब्लॉक में करिए। उसके बाद आप जब भी नोट करते हो तो हर क्वांटिटी जो भी नोटेशन दिखा रहा है उसका मीनिंग क्या है उसको भी हमेशा हमें मेंशन करना चाहिए। तो यहाँ पर S1 जो S1 है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल। टी टेस्ट में बेसिकली दो सैंपल होते हैं, उन्हीं के बीच हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो S1 क्या है, S1 फर्स्ट जो सैंपल है, जो पहला सैंपल, कोई किसी को भी आप पहला मान सकते हो, चाहे लड़कों का ग्रुप है उससे पहला सैंपल मानो, चाहे लड़कियों का ग्रुप है उससे पहला मानो, उससे कोई अंतर नहीं, दोनों है, फर्स्ट और सेकंड, किसी को भी आप मान सकते हो। तो S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल। इसी तरह S2 क्या है, S2 है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सैंपल, ठीक। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल मतलब क्या है कि जैसे मान लो फर्स्ट सैंपल हमारा, कोई क्वेरी है किसी को, कोई क्वेरी है किसी स्टूडेंट को, अभी किसी ने शायद आंसर क्वेश्चन पूछने की कोशिश की थी लेकिन आवाज नहीं आई उसकी। मैम थोड़ा मैम स्लो पढ़ाइए, स्लो। अच्छा स्लो, ठीक है। देखो बेटा, हमने यहाँ पर
इस पे बात कर रहे थे, हम स्टेप्स बात करते। मैंने कहा था आप लोग को समझा दिया कि टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, टी टेस्ट किन परिस्थितियों में हम यूज कर सकते हैं, टी टेस्ट कितने प्रकार का होता है। ठीक, अब चाहे आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करो या डिपेंडेंट यूज करो, तो उन सभी में कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो एकदम कॉमन है। तो हम बेसिकली आज स्टेप सीख लेते हैं, कल हम इस पे काम करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो फिलहाल आप आज आप लोग स्टेप्स लिख लो। तो सबसे पहला स्टेप था कि नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, स्टेट करना। दूसरा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करना। जैसे जब आप लोग अभी रिसर्च डिसर्टेशन आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग को करने क्या किया होगा, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपना डिसाइड किया होगा कि आप 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करोगे या 0.01। बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, वो क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पर ही हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा स्टेप है फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ टू सैंपल मीन्स। जैसे कि अभी हमने यहाँ फॉर्मूले में देखा था कि यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स है। तो अब हम इसके कैलकुलेशन की तैयारी करते हैं। अब मैंने बात की कि अगर आपका सैंपल साइज क्या है, लार्ज है, यानी आपके सैंपल में कितने बच्चे हैं, 30 से ज्यादा है, यानी यहाँ पर जो N1 और N2 है उसकी संख्या क्या है, 31 हो सकती है, 32 हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 हो सकती है, और भी ज्यादा हो सकती है। तो उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। जबकि कब, जब हमारा सैंपल साइज बड़ा है, यानी 30 या 30 से ज्यादा है। ठीक, सिग्मा डी क्या है आपका, इज इक्वल टू अंडर रूट। सभी को पीपीटी की स्लाइड क्लियरली विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, अब सभी लोग इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से अपने कॉपी पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोग कल जब न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो हम ये बात कर रहे थे कि इसमें जो क्वांटिटीज लिखी हुई है S1, N1, S2, N2 वो सब क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लें। S1 जो है, S1 क्या है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका, पहले सैंपल का। पहला सैंपल मतलब जैसे हम 2 सैंपल यूज कर रहे हैं टी टेस्ट में, हम क्या कर रहे हैं, 2 सैंपल ले रहे हैं, उन सैंपल के मीन्स का सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उनका जो डिफरेंस वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो जैसे भी हम लोग अभी एक स्टार्टिंग से एक एग्जाम्पल लेते हुए आए हैं बॉयज और गर्ल्स का, तो मान लो बॉयज के जो स्कोर्स आए अचीवमेंट टेस्ट पे, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया तो वो हो जाएगा S1। इसी तरह गर्ल्स के जो स्कोर्स आए हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया तो वो हो जाएगा S2। ठीक, अब N1 क्या है, साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, यानी लड़कों की संख्या कितनी है। जैसे मान लो लड़कों की संख्या 35 है, तो यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35। इसी तरह लड़कियों की संख्या मान लो 30 है या 32 है, तो यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32। तो इस तरह से हमने देखा कि जब लार्ज सैंपल साइज होता है तो उस स्थिति में स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, अब आप लोग एक चीज यहाँ पर नोट करके लिखी हुई है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेना। क्या होता है, जब हम लोग टी टेस्ट अप्लाई करते हैं और जब हमारा सैंपल साइज लार्ज होता है, तो उस केस पे जैसे हमें आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, जब हम लोगों ने अभी पिछले स्टैटिस्टिक्स में पिछले बहुत सारे टेस्ट किए हुए हैं, तो उसमें हमने देखा था कि हम एनपीसी पीछे आपके बुक्स पे कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, उनसे जाके वैल्यू डिटरमिन करते हैं। ठीक है, टी टेस्ट में ये है कि आप इसको भी वैल्यू, इसकी जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं उसको भी आप पीछे जाके टैली कर सकते हो, सेम ही आएंगी। बस ये इसलिए है कि जब सैंपल साइज हमारा लार्ज होता है, ठीक है, और आपका टेस्ट कैसा है, टू टेल टेस्ट है। टू टेल का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा हाइपोथेसिस में किसी प्रकार की डायरेक्शन शो नहीं होती है, ठीक है, तो उस केस में हम हमेशा टू टेल टेस्ट यूज करते हैं। ठीक, आप इस तरह से समझो, जैसे अभी मैंने हाइपोथेसिस बनाई है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, इसमें हम ये इस हाइपोथेसिस में हम ये बात दिखाई जा रही है कि सेकेंडरी स्कूल्स के जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, उनकी जो मीन अचीवमेंट स्कोर है उसमें सार्थक अंतर नहीं है। यानी अंतर नहीं है ये बोल दिया, बस ये नहीं बताया है, कोई दिशा इस प्रकार की हमने व्यक्त नहीं की है। लेकिन
नल हाइपोथेसिस में बेसिकली दिशा दिखाई नहीं जाती है, उसमें नल हाइपोथेसिस आपको यही बताता है कि किसी प्रकार कोई अंतर नहीं है। पर मान लो अगर आपने नल हाइपोथेसिस नहीं बनाई है और आपने क्या बनाई है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है, एकांतर परिकल्पना बनाई है। जैसे एकांतर परिकल्पना प्रायः उस केस में बनती है जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब कंडक्ट करते हैं तो जैसे हम कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम देते हैं, जैसे कोई न्यू मेथड ऑफ टीचिंग है जो कि बाहर जैसे मान लो पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखा है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है, हमारा प्रपोज्ड सॉल्यूशन होती है। तो जब उसी तरह की स्टडी को कोई इंडिया में मान लो करना चाहता है तो वो क्या करेगा, उस केस में वो कहेगा कि मतलब इस तरह से कहेगा कि जो उसका कोई न्यू मेथड ऑफ टीचिंग को अप्लाई करने के बाद बच्चे के एकेडमिक अचीवमेंट में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, एक दिशा दिखा रहा है, ठीक है। तो जब आपकी हाइपोथेसिस पे डायरेक्शन शो होती है तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, वन टेल टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन जब हमारी हाइपोथेसिस इस प्रकार से फॉर्मुलेट है जिसमें डायरेक्ट डिफरेंस तो दिखा रहा है लेकिन डिफरेंस की कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, यानी डिफरेंस है ज़्यादा है, कम है, अच्छा है या बुरा है, इस तरह का कोई क्लू आपको नहीं मिलता है हाइपोथेसिस में, तो उस केस में हम टू टेल टेस्ट यूज करते हैं, ठीक। वन टेल टेस्ट तब यूज करते हैं जब आपकी हाइपोथेसिस में ये क्लियरली मेंशन होता है कि डिफरेंस भी है और डिफरेंस की डायरेक्शन भी क्या है, मतलब लड़कियों का एकेडमिक अचीवमेंट लड़कों की अपेक्षा अच्छा है या लड़कों का एकेडमिक अचीवमेंट लड़कियों से अच्छा है, तो इस केस में या बुरा है, तो इस केस में हम क्या दिखा रहे हैं, एक दिशा दिखा रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो उस केसेस में जब हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, टू टेल टेस्ट यूज करेंगे या वन टेल। तो जब डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं है डिफरेंस की तो आप टू टेल टेस्ट यूज करोगे, जब डिफरेंस की डायरेक्शन आपको मेंशन है तो वन टेल टेस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी आप टेस्ट यूज करो, अभी टी टेस्ट पढ़े तो टी टेस्ट, आगे अनुभव पढ़ोगे तो उस केस में भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर मैंने नोट इसलिए लिखा है क्योंकि क्या होता है कि जब सैंपल साइज बड़ा होता है यानी n की वैल्यू 30 या 30 से ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस केस में लार्ज सैंपल साइज होता है तो वहां पर ये वैल्यूज फिक्स हो जाती है। अगर आप 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टी की वैल्यू देखोगे टेबल से तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, 30 या उसके आगे 1.96 ही एकदम फिक्स हो जाती है। और इसी तरह 0.01 पे वैल्यू देखोगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.58 होगी। अगर आपने वन टेल टेस्ट अप्लाई किया है तो उस केस में 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.66 हो जाएगी और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2.33 रहती है, ठीक है। इसको मैंने इसलिए यहाँ पर एक तरीके से दर्शाया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी मान लीजिए नेट की पेपर्स में टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए आता है, ठीक है, तो वहाँ आपको ये ध्यान देना होगा, कभी कभी वो टी वैल्यू आप लोग किसी ने एक बार शायद शेयर भी किया था कि हम टी की वैल्यू की टेबल पीछे नहीं दे रखी थी, ऐसा उस केस में हुआ होगा। जब आपका सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा होगा तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि ये कुछ वैल्यूज हैं उसको आप प्रयास रख सकते हो। जब भी देखो कि n की वैल्यू 30 या 30 से ज्यादा है, आपको टी टेस्ट अप्लाई करना है, तो ये वैल्यूज आपको याद चाहिए कि अगर टू टेल टेस्ट है और 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने फिक्स किया है तो वहां पर वैल्यू कितनी आएगी टी की, टेबुलेटेड वैल्यू कितनी होगी, 1.96 होगी और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितनी होगी, 2.58 होगी। इसी तरह पे वन टेल टेस्ट यूज कर रहे हो आप तो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो टेबुलेटेड वैल्यू होगी टी की वो 1.66 होगी और इसी प्रकार से 0.01 पे 2.33 होगी, ठीक है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है प्रॉपर? यस मैम। ओके यस मैम। यस मैम। यस मैम, आ रहा है। ओके ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये तो हमने बात की किसकी, लार्ज सैंपल की। अब इसी तरह अगर सैंपल साइज क्या है, छोटा है, वो स्मॉल सैंपल साइज, यानी आपकी जो n की वैल्यू है वो क्या है, 30 से छोटी है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे 29 है, 28 है, 27 है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको स्मॉल सैंपल बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो उस केस में हम सिग्मा डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट की जाती है। सिग्मा, बस आप लोग ध्यान से अगर देखो तो वहाँ क्या किया गया है,
वहां पर फॉर्मूला था सिग्मा डी इज इक्वल टू एस अंडर रूट S1² अपॉन N1 था। यहाँ पर दोनों में ही सैंपल में से 1 माइनस कर दिया गया है, बस इतना सा डिफरेंस है। आपको याद करने में आसानी होगी कि सिंपली क्या करना है, अगर सैंपल साइज आपका क्या है 30 से कम है, ठीक है, यानी आपका सैंपल साइज छोटा है, तो उस केस में स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी S1 आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल है, N1 क्या है, साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल है, इसी तरह S2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सैंपल है, N2 क्या है, N2 साइज ऑफ सेकेंड सैंपल है। ठीक, इतना समझ में आ गया? यस मैम। ओके, देखो अब क्या होता है, अब की बात है कि जब हम टी टेस्ट की जब टी टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम जैसे भी बात करें ना हाइपोथेसिस को कैसे रिजेक्ट करते हैं, जैसे भी हमने आगे बात की थी इस केस में कि ये वैल्यूज देखनी होती है। तो जब आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो उस केस में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये वैल्यूज पुट ऑन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है, 30 से कम है तो उस केस में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे हम, N1 प्लस N2 माइनस 2, यानी फर्स्ट सैंपल साइज प्लस सेकेंड सैंपल साइज माइनस 2। ठीक, यानी जब आपका सैंपल साइज छोटा है तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे निकालते हैं, N1 प्लस N2 माइनस 2, यानी मान लो लड़कों की संख्या 20 है, लड़कियों की संख्या 30 है, तो 20 प्लस 30 50 माइनस 2 यानी 48। उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी आपकी 48। जी मैम। ठीक, अब चौथा स्टेप क्या है, क्लास आज के लिए यहीं तक हम लोग रखें। जी मैम। यस मुझे मैम। लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके मैम। स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सा हम लोग, आप लोग म्यूट कर लो प्लीज। स्टैटिस्टिक्स है तो उसको धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आप सभी लोग यहाँ तक जितना भी टी टेस्ट अप्लाई हम लोगों ने बताया है, टी टेस्ट को हमने अप्लाई किया है, कैसे समझा है, तो उसको आप लोग रिवीजन करना। फिर हम लोग कल से नेक्स्ट स्टेप के आगे यानी फोर्थ स्टेप से आगे हम लोग पढ़ना शुरुआत करेंगे। ओके क्लास? यस मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू किसी को भी मैम। कोई क्वेरी है तो उस समय पूछ सकता है। यस मैम पूछा हमें। हाँ बताओ वीरेंद्र, बताइए। मैम जो बेटा आप लोग लेवल ऑफ म्यूट कर, सिग्निफिकेंस बताया आपने वो कैसे तय करते हैं मैम? देखो मैंने जैसे बताया कि जो हम लोग एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, एजुकेशन में ही हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सब बिहेवियरल साइंसेस के अंतर्गत आते हैं। बिहेवियरल साइंसेस में आप 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में से किसी भी एक को चुन सकते हो। लेकिन जैसे 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो वहां पर आप क्या कह रहे हो, वहां पर आप सिर्फ 1% एरर को अलाउ कर रहे हो, ठीक है। वहीं पर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप अपना निश्चित करें तो वहां पर आप अपने रिसर्च में 5% की एरर अलाउ करते हो, ठीक है। तो अगर 1% की एरर अलाउ करें तो यानी आपको बहुत ही मतलब रिजिड एक तरीके से हो जाएगा। और 0.05 अब वो आपके ऊपर है कि आप 0.01 पे करना चाहते हो या 0.05 पे करना चाहते हो, उसमें कोई वो नहीं है। मैम ये अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सा चूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिसर्चर कितनी परसेंटेज एरर को खुद अलाउ करना चाहता है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर आप कम एरर को अलाउ करना चाहते हो तो आप 0.01 लेवल लोगे। आप अगर थोड़ा सा और चांस है एरर को अपने रिसर्च में लाने का तो आप 5% एरर अलाउ कर सकते हो, तो आप 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज करोगे, वो रिसर्चर के ऊपर है। लेकिन बिहेवियरल साइंसेस में या एजुकेशन के क्षेत्र में अधिकतर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड किए जाते हैं वो 0.05 और 0.01 ही किए जाते हैं। ठीक है मैम। और एक किसी चीज को? और पूछना था मैम, हाँ बताओ। जो आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन सिग्मा हाँ डी हाँ बताया था हाँ आपने, हाँ तो उसमें जैसे हमने दो चीज जो दो ग्रुप लिया हमने उनका मीन निकाल लिया, फिर दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसके बाद क्या करना है?
देखो बेटा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन की मैंने बात की थी। जैसे क्या होता है, ये स्टैंडर्ड एरर आपने अभी इससे पहले जब सिग्निफिकेंस ऑफ मीन है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन पढ़ा होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो वहां मैंने बात की थी। इसमें क्या करते हैं, सिंपली जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन से मालूम हमने क्या किया कि कई सारे सैंपल्स निकाले, ठीक है, हर सैंपल में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स, हर सैंपल में दो ग्रुप्स हैं आपके। तो आपने क्या किया, मान लो वैसे ऐसे ही 50 सैंपल निकाले, ठीक, उन 50 सैंपल के अंदर प्रत्येक में क्या है, मान लो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो लड़कियों का स्कोर कुछ आएगा, लड़कों को कुछ आएगा, जैसे M1 M2 आएगा, तो उनका डिफरेंस निकाल लिया। फिर दूसरे सैंपल में भी हमने कुछ लड़के और लड़कियां रखे, उनका हमने निकाल लिया, उनके जो मीन अचीवमेंट स्कोर्स आए हैं उनका डिफरेंस निकाल लिया। इसी तरह तीसरे सैंपल में निकाल लिया। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंसेस के भी 50 स्कोर्स आ जाएंगे, ठीक। अब ये जो 50 डिफरेंसेस, मीन डिफरेंसेस के स्कोर्स आए, उनका जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ टू मीन्स। ये समझने के लिए है आपका। अब न्यूमेरिकल्स में आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया है, ठीक। ओके मैम। और किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। ओके, अब किसी को क्वेरी नहीं है तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर इसी क्लास में जितना हमने अभी आज तक पढ़ा है उसके आगे जितना हमें पढ़ना है, उसके पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.